गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नूह के बाद पलवल गुरुग्राम में भी हिंसा, सीएम बोले ये साजिश है। नूह में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। यूपी राजस्थान में भी अलर्ट। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद के ब्रज मंडल यात्रा के दौरान सोमवार को ही हिंसा और बवाल के बाद मंगलवार को भी तनाव बना हुआ है। नूह में 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई है। हिंसा नूह के बाद गुरुग्राम तक फैल गई, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के साथ ही रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह में 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दोस्तों, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में मंगलवार यानी कि 1 अगस्त को सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए थे। नूह में 10वीं और 12वीं की 1 और 2 अगस्त को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। इधर दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने घोषणा की है कि नूह दंगों में जान गंवाने वाले होमगार्ड नीरज और गुरसेवक सिंह के आश्रितों को 57 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के ढीले पड़े तेवर, पीएम शहबाज शरीफ बोले युद्ध विकल्प नहीं, भारत से बातचीत को हैं तैयार। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से भारत को बातचीत का ऑफर आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वह भारत से बातचीत को तैयार है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी गंभीर है तो वह बातचीत को तैयार है। शरीफ ने कहा कि बीते 75 वर्षों में हमने 3 युद्ध लड़े हैं, इनसे सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी को जन्म मिला है। युद्ध अब विकल्प नहीं है। शहबाज शरीफ यहां 1965 कश्मीर युद्ध, 1971 युद्ध, बांग्लादेश बंटवारा, 1999 कारगिल युद्ध का जिक्र कर रहे थे। तीनों ही में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम ने आगे परमाणु हथियारों का भी जिक्र किया। वह बोले कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। ऐसा आक्रामक होने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा के लिए किया गया है, लेकिन ऊपर वाला ना करे कि कभी परमाणु युद्ध जैसी स्थिति बने, क्योंकि परमाणु हमले के बाद यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जिंदा बचता है और कौन नहीं। इसलिए युद्ध अब विकल्प नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश, अधीर रंजन बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन। शाह ने कहा विरोध का कोई आधार नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक हैं, उनका कोई आधार नहीं है। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 है। इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। दोस्तों, बीजेपी ने दिल्ली सर्विस बिल पर सरकार का समर्थन करने की बात कही है। बीजेडी ने राज्यसभा में पार्टी के नेता सुष्मिता पात्रा ने कहा कि पार्टी इस बिल पर सरकार के साथ है। वाईएसआरसीपी ने भी इस बिल पर सरकार को समर्थन देने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्वीडन में फिर जलाई गई कुरान, अब ओआईसी ने कहा मुस्लिम देश ले एक्शन। जी हां दोस्तों, इस्लामिक देशों के बार बार कड़ा विरोध दर्ज कराने के बावजूद स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। पुलिस की अनुमति के बाद सोमवार को एक बार फिर स्वीडन में कुरान जलाई गई। इस बार यह कुरान राजधानी स्टॉकहोम में स्वीडन की संसद के सामने जलाई गई। कुरान जलाने की घटनाओं के विरोध में सोमवार को ही इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री बिन फरहान ने कुरान जलाने की घटनाओं पर स्वीडन और डेनमार्क की प्रतिक्रिया पर निराशा जाहिर की है। सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक प्रिंस फैजल ने कुरान की पवित्रता पर बार बार होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की। एसपीए ने बताया कि मंत्री ने नैतिक मूल्यों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, जो संस्कृतियों और देशों के बीच नफरत और विवाद पैदा करने की बजाय लोगों के बीच सम्मान और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। उन्होंने नफरत फैलाने, हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले कृत्यों की निंदा करते हुए सहिष्णुता और संयम के मूल्यों को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड भारत पहुंचा, अजरबैजान से पकड़ा गया। गैंगस्टर लॉरेंस का भांजा सचिन हत्या से पहले भागा था विदेश। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर सचिन थापन को आज भारत लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। सचिन को भारत लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की टीम अजरबैजान गई थी। सचिन गैंगस्टर लॉरेंस का भांजा है। वह मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रचने वालों में
में शामिल है। हत्या से कुछ समय पहले वह लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ जाली पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था। उसका नाम मूसेवाला हत्याकांड की एफआईआर और चार्जशीट दोनों में शामिल है। दोस्तों बताया जा रहा है कि सचिन ने दुबई बेस्ड दिल्ली के कारोबारी से 50 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। कारोबारी का नाम गैलन बताया जा रहा है। टी10 टीम के मालिक से 50 करोड़ रुपए फिरौती मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग काफी चर्चा में रही थी। इसी मामले में सचिन को पकड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर एशिया के सबसे बड़े उत्सव का करेगी शुभारंभ। जी हां दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा उत्कृष्ट और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ 3 अगस्त से होने जा रहा है। 3 अगस्त को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11:30 बजे उत्कृष्ट और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ करेंगी। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति भी रहेगी। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीता नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से भारत के लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष एवं अभिव्यक्ति का उत्सव उन्मेष का आयोजन 3 से 5 अगस्त 2023 तक भोपाल में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉस्को केस में राहत। नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में कहा, दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से एतराज नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग से यौन शोषण के केस में राहत मिली है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें एतराज नहीं है। वे जांच से संतुष्ट हैं और इस रिपोर्ट का विरोध नहीं करते हैं। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने 6 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें तय होगा कि मामले को रद्द करने की अपील वाली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जांच में यौन शोषण के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर 1 महीने पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी थी। कोर्ट ने 1 अगस्त तक जवाब मांगा था। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में बयान बदलते हुए कहा था कि मामला यौन शोषण का नहीं, भेदभाव का है। उसने झूठी शिकायत दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, OMG2 को मिला ए सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड ने कट नहीं लगाया। अक्षय कुमार को शिव की जगह शिव भक्त दिखाने को कहा। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म OMG2 को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि इसे 18 साल से कम आयु के लोग नहीं देख पाएंगे। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कोई कट नहीं लगाया है, पर इसमें 25 बदलाव करने का सुझाव जरूर दिया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि फिल्म में अक्षय कुमार को शिव नहीं बल्कि शिव भक्त के किरदार में दिखाया जाए। एक दिन पहले ही सोमवार को सेंसर बोर्ड ने फिल्म के ट्रेलर को यूएस सर्टिफिकेट दिया था। इसके साथ ही अब ट्रेलर और फिल्म दोनों के ही रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अक्षय कुमार के किरदार को भगवान शिव नहीं बल्कि शिव के भक्त या दूत के रूप में पेश करने को बोर्ड ने कहा है। इसके अलावा स्क्रीन पर जो भी वल्गर और न्यूड सीन है उन्हें हटा दिया जाए। इनमें नागा साधुओं के विजुअल्स भी शामिल हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा स्कूल का नाम बदलकर सवोदय किया जाए। इसके अलावा और भी कई सारी बारीकी की चीजें हैं जो कि बोर्ड ने मेकर्स को बताया है कि मेकर्स इन कामों को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोटोरोला का सस्ता मोबाइल फोन भारत में हुआ लॉन्च। मोटो G14 में 50 MP कैमरा और 5000 mAh की बैटरी, कीमत 9,999। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी मोटोरोला ने आज इंडियन मार्केट में लो बजट सेगमेंट में अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन मोटो G14 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 5000 mAh की बैटरी और 20 वोल्ट का टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन को एक बार फुल चार्ज करने पर यूजर को 34 घंटे का टॉक टाइम पावर बैकअप मिलेगा। इसके अलावा 94 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हैं या 16 घंटे वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों कंपनी ने मोटो G14 को 4GB रैम प्लस 128GB वेरिएंट की इंटरनल स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में पेश किया है। इसकी कीमत 9,999 यानी कि 10,000 रुपए है। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इसकी प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। कस्टमर्स 8 अगस्त से इसे ऑर्डर कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासा की गलती और 12 बिलियन मील दूर गया वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट। एंटेना का एंगल शिफ्ट होने से संपर्क टूटा, अब आवाज के सहारे तलाश जारी। जी हां दोस्तों, नासा का वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट गलत कमांड से 12 मिलियन मील यानी कि 19.9 मिलियन किलोमीटर दूर चला गया है। नासा की जेट प्रोपल्सर्स लेबोरेटरी ने इसकी जानकारी दी। घटना पिछले हफ्ते की है, जब नासा की दी गई एक कमांड से स्पेसक्राफ्ट का एंटेना 2
2% शिफ्ट हो गया। इससे वाइजर 2 का नासा से संपर्क भी टूट गया। संपर्क नहीं पाने से वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की जो जानकारी डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि DSN तक भेजता था वो अब नहीं मिल पा रही है। नासा ने बताया है कि वो अब ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में लगे उनके सबसे बड़े एंटेना से वाइजर 2 की तलाश कर रहे हैं। इस वक्त वाइजर 2 की जो लोकेशन है वहां तक पृथ्वी से एक सिग्नल पहुंचने में 18 से ज्यादा घंटों का समय लगता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली FD इस तारीख से हो रही है बंद। घर बैठे ऐसे कर सकते हैं निवेश, हर माह मिलता है इंटरेस्ट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सुरक्षित और स्थिर रिटर्न के लिए बैंक FD कराते हैं तो SBI के स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने का आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि 15 अगस्त को SBI की ज्यादा ब्याज देने वाली यह FD बंद होने जा रही है। दरअसल दोस्तों, देश के इस सबसे बड़े सरकारी बैंक के स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश में आम ग्राहकों को 7.1% इंटरेस्ट मिलता है और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% का ब्याज ऑफर किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल FD स्कीम अमृत कलश की अवधि 400 दिनों की है। भारतीय स्टेट बैंक ने इस साल 12 अप्रैल को यह FD स्कीम लॉन्च की थी। लॉन्चिंग के बाद से इस योजना की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया जा चुका है। हालांकि अब इसमें निवेश करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 68 अंक गिरकर 66,532 पर बंद। कोल इंडिया का शेयर 5% से ज्यादा चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 68 अंक गिरकर 66,532 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 20 अंक की गिरावट रही, यह 19,733 के स्तर पर बंद हुआ। आज दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में ही गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया का शेयर आज 5% से ज्यादा चढ़ा। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक करार किया। इस डील के तहत कंपनी ऑस्ट्रेलिया में रिन्यूएबल एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग के मौके तलाशेगी और डिकार्बनाइज इक्विपमेंट को लेकर काम करेगी। वैसे दोस्तों बाजार की बात करें और आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर टॉप लूजर्स की बात करें तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज कोल इंडिया, NTPC और टेक महिंद्रा रहे, जबकि टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प और अपोलो हॉस्पिटल्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, OMC ने रिवाइज की जेट फ्यूल की कीमतें। दिल्ली में 7,720 प्रति किलोलीटर बढ़े ATF के दाम, महंगा हो सकता है हवाई सफर। जी हां दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों OMC ने लगातार दूसरे महीने एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF यानी कि हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी है। बढ़ी हुई नई दरें 1 अगस्त से ही लागू होंगी। OMC के इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में जेट फ्यूल की कीमत 7,720 रुपए प्रति किलोलीटर बढ़कर 98,508.26 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब हवाई सफर महंगा हो सकता है। आज दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल अब 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई, DGP को किया तलब। जी हां दोस्तों, मणिपुर की स्थिति से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यहां कानून व्यवस्था एवं संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। शीर्ष अदालत ने राज्य पुलिस द्वारा हिंसा के मामलों की जांच को सुस्त और बहुत ही लचर करार दिया। मणिपुर में बेलगाम जातीय हिंसा से निपटने में कानून परिवर्तन एजेंसियों के तौर तरीके की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था पर से नियंत्रण खो दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि सोमवार को जब वह राज्य मणिपुर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें तब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। वहीं दोस्तों प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो को बहुत परेशान करने वाला करार दिया। इसके साथ ही पीठ ने सरकार से घटना मामले में 0 FIR और नियमित प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख बताने को कहा है। 4 मई का यह वीडियो पिछले महीने सामने आया था। शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि अब तक दर्ज करीब 6000 प्राथमिकियों में से कितने लोगों को नामजद किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
नूह हिंसा 44 एफआईआर दर्ज, हिरासत में 70 लोग, सीएम खट्टर ने दी चेतावनी, बख्शे नहीं जाएंगे उपद्रवी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हो चुके हैं। वीएचपी की इस रैली में प्रमुख गोरक्षक मोनू मानेसर की कथित मौजूदगी को लेकर तनाव चरम पर पहुंचने के बाद नूह और गुरुग्राम में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और धारा 144 लागू कर दी गई। इस हिंसा के संबंध में अब तक 44 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उनमें 70 नामजद लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल की 20-20 कंपनियां तैनात की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी नूह में उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर बैठक की। सीएम खट्टर ने इस बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नूह में जो कुछ भी घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना का पता लगाते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासन को तुरंत भेजा गया। एक सामाजिक यात्रा जो हर वर्ष निकलती है उसके ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण किया। इस दौरान पुलिस को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तोड़े बैरिकेड्स, पुलिस ने वाटर कैनन से भीड़ को खदेड़ा। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। उनकी पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और नारेबाजी की। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को खदेड़ा। इस बीच उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद सुमेधानंद सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। भारी भीड़ के कारण सचिवालय और आसपास के रास्तों पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतारों के कारण आम जन जाम में फंस कर रह गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, बताया कैसे काम कर रहा है स्पेसक्राफ्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को कहा कि चांद के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा चंद्रयान 3 बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। स्पेस एजेंसी ने बताया कि आज के बैरिंगी बर्न ने चंद्रमा 3 की कक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इस कक्षा में अंतरिक्ष यान चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करता है। इससे पहले इसरो ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया है और अब चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठाकर चंद्रमा की ओर बढ़ाने की प्रक्रिया को मंगलवार तड़के अंजाम दिया गया। इससे चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर ट्रांसलूनर कक्षा में चला गया और चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ने लगा है। उसे अब चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में करीब 5 दिन लगेंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में चंद्रयान 3 को चंद्रमा के करीब ले जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। इसरो ने चंद्रयान को ट्रांसलूनर कक्षा में प्रवेश करवाया। उसने कहा चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के आसपास अपनी कक्षाओं का चक्कर पूरा कर लिया है और अब वह चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अगला कदम चंद्रमा है। उसके चंद्रमा के करीब पहुंचने के बीच 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्स यानी कि चंद्र कक्षा अंतर्वेश की प्रक्रिया को अंजाम देने की योजना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिकता तो सीमा हैदर को क्यों नहीं, वकील बोले जासूस निकली तो फांसी दे देना, मैं प्यार की लड़ाई लड़ रहा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जासूस है या नहीं इसकी जांच आईबी और एटीएस कर रही है। सीमा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है जिसमें सचिन के साथ रहने की इजाजत मांगी गई है। भारत की नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर दिया है। निर्भया केस में दोषियों का केस लड़ने वाले एपी सिंह सीमा के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट एपी सिंह हाल ही में ब्रज भूषण शरण सिंह के अलावा राम रहीम, संत रामपाल, स्वामी चिन्मयानंद और कंप्यूटर बाबा जैसी विवादित पर्सनैलिटी की कोर्ट में पैरवी कर चुके हैं। दोस्तों, सीमा के केस पर भास्कर ने एपी सिंह से बात की। वे कहते हैं कि सीमा का प्यार हीर रांझा से भी ऊपर है। वो जासूस निकले तो फांसी पर चढ़ा दीजिए, बेगुनाह हो तो उसे अपनाया जाना चाहिए। अपनी दलीलों में वे अटल बिहारी वाजपेयी का किस्सा सुनाते हैं, कबीर रहीम के दोह का हवाला भी देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 6.77 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल। आखिरी तारीख को 64.33 लाख लोगों ने भरा रिटर्न। जी हां दोस्तों, देश में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। आईटीआर में साल दर साल 16.1% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख यानी कि 31 जुलाई को 64.33 लाख लोगों ने आईटीआर भरा। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। आयकर विभाग समय पर आईटीआर दाखिल करने के लिए करदाताओं
और टैक्स प्रोफेशनल्स की सराहना कर रहा है, जिनकी वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ITR दाखिल करने का एक नया रिकॉर्ड बना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 31 जुलाई 2023 तक दाखिल असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए कुल ITR की संख्या 6.77 करोड़ से अधिक है, जो कि 31 जुलाई 2022 तक दाखिल निर्धारित वर्ष 2022-23 के लिए कुल ITR 5.83 करोड़ से 16.1% अधिक है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें करदाताओं को अपना ITR जल्द दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ईमेल और SMS अभियानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू किए गए थे। इस तरह के प्रयासों से सार्थक परिणाम सामने आए और करदाताओं ने पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में निर्धारित वर्ष 2023-24 के लिए अपने ITR अपेक्षाकृत पहले दाखिल कर दिए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे ठंडा शहर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे ठंडे शहर का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।